हेलो दोस्तों, द स्टडी इंडिया में मैं दीपक धाकड़। और दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के साथ साथ क्या पढ़ेंगे। अब हमारा एक लेक्चर और स्टार्ट होने वाला है, वो है हिस्ट्री। तो अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और साथ में हमारा एमपी भी चलता रहेगा। जब भी टाइम मिला करेगा तो हम मध्यकालीन हिस्ट्री को वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन हिस्ट्री को और ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन हिस्ट्री का। तो आइए पढ़ते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री को, समझेंगे कि मध्यकालीन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, मध्यकालीन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो सब हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। तो हम समझते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री को, हेडिंग डालते हैं। तो मध्यकालीन जो हिस्ट्री की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, अरब आक्रमण से। तो भारत में अरब आक्रमण, भारत में अरब आक्रमणकारी। तो भारत में जो अरबों के आक्रमण होते हैं उनसे शुरुआत होती है किसकी, मध्यकालीन हिस्ट्री की। और इसको हम समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं भारत में अरब आक्रमण। तो अगर बात की जाए कि मध्यकालीन हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो भारत में अरब आक्रमण से मानी जाती है। और सबसे पहले जो हमला किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो लिखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, तो समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो पहला हमला है या पहला आक्रमण है वो कहाँ पर किया जाता है। तो पहला आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कब, 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला आक्रमण किया जाता है मुल्तान पर, सिंध और मुल्तान पर। कहाँ पर, सिंध पर। सिंध कहाँ पर है, पंजाब, सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान। सिंध एवं मुल्तान, एवं मुल्तान पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो मोहम्मद बिन कासिम हमारे इंडिया पे या भारत पर हमला करते हैं। उस समय इंडिया तो बोलते नहीं थे, भारत बोलते थे। ठीक है, तो उस समय 712 ईस्वी में सिंध पर एवं मुल्तान पर हमला किया जाता है। आज ये जगह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम को हमने समझा। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया उस समय वहाँ का जो राजा था, स्थानीय राजा कहें तो कौन थे, वो ब्राह्मण वंशी राजा कौन थे, राजा दाहिर थे। राजा कौन थे, दाहिर, राजा दाहिर थे। इन पर हमला किया जाता है। किस वंश थे, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर थे। राजा दाहिर पर हमला किया जाता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम हमला करते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसकी सत्ता स्थापित हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की। यहाँ पर राजा दाहिर की क्या होती है, हार होती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आगे बात करेंगे तो समझेंगे कि इसका ये हमले का उद्देश्य था वो क्या था, कैसा था। तो मोहम्मद बिन कासिम या कहें कि अरबों का जो आक्रमण का उद्देश्य था वो यहाँ से धन दौलत को लूटना था। तो बात की जाए किसकी, कि अरब जो आक्रमणकारी थे उनके जो हमले का उद्देश्य था वो भारत से धन दौलत को लूटना, साथ ही साथ धन दौलत के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, यानी कि इस्लाम धर्म को फैलाना था। तो क्या करना था, यहाँ से हम धन दौलत को लूटेंगे और धन दौलत को लूटने के साथ साथ क्या करेंगे, अपने जो धर्म है इस्लाम धर्म उसका क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनका उद्देश्य ये था। ठीक है, पूछा जाता है कि इनका जो उद्देश्य था अरब आक्रमणकारियों का क्या था, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के साथ साथ धन दौलत को यहाँ से लूटना। ठीक है, अब देखते हैं किसको, अब देखेंगे महमूद गजनवी को। अब आते हैं इनके बाद कौन, गजनवी। गजनवी, महमूद गजनवी। अब हम देखेंगे किसको,
महमूद गजनबी को। अब महमूद गजनबी जी किसके पुत्र थे, इनको समझेंगे, ठीक है। तो महमूद गजनबी को समझेंगे, ठीक है। हेडिंग हमने ये डाल दी कि महमूद गजनबी थे, वो क्या करते हैं, ये पुत्र थे किसके, सुबुतगीन के। सुबुतगीन का शासन था 986 ईस्वी में। पहले अरब आक्रमणकारी थे कौन, सुबुतगीन। सुबुतगीन ने क्या किया, भारत पर हमला किया 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में जो पहला अरब हमला था वो किसका था, सुबुतगीन का था, ठीक है। कुछ खास सफलता उनको मिली नहीं, ठीक है। अब अपने पिता से प्रेरित होकर फिर किसने किया हमला, महमूद गजनबी। सुबुतगीन की मृत्यु होती है और 997 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठते हैं, महमूद गजनबी गद्दी पर बैठते हैं। महमूद गजनबी कहाँ के थे, गजनबी क्षेत्र के थे, ठीक है। महमूद गजनबी गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। सिंहासन को संभालते हैं, राज सिंहासन को संभालने के साथ साथ इनकी नज़र पड़ती है भारत की ओर, और महमूद गजनबी क्या करते हैं, भारत पर हमले का प्लान बनाते हैं, ठीक है। महमूद गजनबी अब भारत पर हमला करते हैं, कब से, ये करते हैं 1001 से कब, 1027 तक। इन्होंने कितने, 1001 से 1027 तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार हमले किए, ठीक है। लिखेंगे नहीं, समझेंगे, जो पॉइंट होगा उसको यहाँ पर छाप देंगे, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। समझते चलो वही काफ़ी है। तो महमूद गजनबी जो थे उन्होंने 1001 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किए। पहला जो हमला था वो 1001 में किस पर किया था, 1001 में पहला हमला जयपाल, किस पर किया था, जयपाल। जयपाल कौन थे, एक हिंदू राजा थे, ठीक है, हिंदू राजा। जयपाल पर कौन सा युद्ध होता है, बेहिंद। बेहिंद बेहिंद की लड़ाई में जयपाल को क्या किया कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, और महमूद गजनबी इस प्रकार इंडिया में इंटर करते हैं, यानी भारत में इंटर करते हैं। उस समय इंडिया नहीं बोलते थे, ठीक है। अब देखते हैं 17 बार हमला किए। 1001 में लिख देता हूं, जयपाल पर पहला हमला, ठीक है। कब किया गया था, बेहिंद की लड़ाई थी, जयपाल बेहिंद की लड़ाई में जयपाल को हराया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, महमूद गजनबी का। तो महमूद गजनबी का उद्देश्य था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, यानी कहें कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। साथ ही जो धन दौलत मिलेगी उसको लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का क्या करना था, विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का इनका क्या था, उद्देश्य था कि मध्य एशिया में हमारा क्या रहेगा, विशाल साम्राज्य रहेगा। भारत से हम क्या लूटेंगे, धन दौलत लूटेंगे। इसलिए इन्होंने क्या क्या लूटा था, अजमेर है, ठीक है, दिल्ली में लीजिए, बहुत सारे कन्नौज, अजमेर, मथुरा, इन क्षेत्रों को इन्होंने महमूद गजनबी ने क्या किया था, लूट लिया था, ठीक है। लूटने के बाद धन दौलत को कहाँ, मध्य देश के ले गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो अंतिम हमला होता है वो कब होता है, 1000 अंतिम नहीं सॉरी फेमस हमला है 1025 का। ये कहाँ पर किया जाता है, सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर किया जाता है, सोमनाथ के मंदिर पर। कि 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर अंतिम हमला महमूद गजनबी के द्वारा किया जाता है। ये हमला काफ़ी चर्चित और फेमस रहा है, ठीक है। सोमनाथ के बारे में समझेंगे, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। और आखिरी हमला महमूद गजनबी के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है 1027 ईस्वी में। कब किया जाता है, 1027 ईस्वी में। और 1027 ईस्वी में किसके खिलाफ किया जाता है, आगरा के पास में एक दुर्ग था, भैराबल का, भैरा का दुर्ग, ठीक है, भैरा का ही दुर्ग था, ठीक है। कौन सा दुर्ग था, भैरा का दुर्ग, भैरा दुर्ग पर हमला किया जाता है। तो आगरा के निकट भैरा का जो दुर्ग था, इस पर हमला किया जाता है। और इसमें खोखर जाति थी, कौन सी जाति थी, खोखर और जाटों के खिलाफ। किसके खिलाफ था, खोखर एवं जाटों के खिलाफ ये हमला था 1027 ईस्वी में, ठीक है। अंतिम हमला किया जाता है। उसके बाद महमूद गजनबी यहाँ से चले जाते हैं,
ठीक है, जो इनसे संबंधित डिटेल थी वो हमने देखी, इनके हमले को समझा। अब हम देखेंगे कि जो आखिरी हमला इनका 27 का था, पहला 1001 का था और 1025 में था, कौन सा, सोमनाथ का था। टोटल 17 बार इन्होंने क्या किए थे, हमला किए, 17 बार इनका प्रयास हुआ भारत पर, ठीक है, सफलता मिली, ठीक है। इनका जो कार्य था वो क्या था, उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ ही यहाँ से जो धन दौलत थी उसे लूट कर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का क्या साम्राज्य खड़ा करना था, ठीक है। ये सब हमने देखा महमूद गजनवी संबंधित। अब देखते हैं सोमनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में, कि सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, गुजरात। यहाँ पर लिख लेते हैं, सोमनाथ का जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है वो कहाँ पर है, गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र में, ठीक है। गुजरात के सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, सौराष्ट्र जगह का नाम है, काठियावाड़ समुद्र के किनारे ये मंदिर फेमस स्थित है। और ये मंदिर को है ना 1001 में लूटा गया है। अभी तक 7 बार इसको है ना लूटा गया है, 7 बार जलाकर इसको नष्ट कर दिया गया है। ये 7वीं बार बना हुआ है मंदिर है, ठीक है। और 1995 में किसके द्वारा, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे उस समय, शंकर दयाल शर्मा शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा किसको, राष्ट्र को समर्पित इस मंदिर को कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का है कि जो सोमनाथ के मंदिर पर बार बार हमले होते रहे और अपने वजूद को आज भी ये कायम किए हुए है, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में। अब हम देखते हैं गौरी का हमला रहेगा। तो एक पॉइंटर बताता हूँ कि महमूद गजनवी थे, इनको बोला जाता है क्या, बुत सिकन, यानी कि मूर्ति भंजक। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमले किए तो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थीं उनको तोड़ा, नष्ट किया, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बुत सिकन, यानी मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक, ठीक है। मूर्ति भंजक भी इनको कहा जाता है, किसको, महमूद गजनवी को। अब देखेंगे हम गौरी को। अब गौरी को समझते हैं, जो फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गौरी का जो शासनकाल था वो कैसा रहा, किस प्रकार था है। अब यहाँ पर डालते हैं हेडिंग मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब गौरी के बारे में समझते हैं। जो अफगानिस्तान का आज का क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान को उस तरफ अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कहें कि भारत की जो सीमा अफगानिस्तान से लगती है वो 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। तो सबसे छोटी सीमाएं भी अफगानिस्तान से लगती है। थोड़ा इतिहास बता देता हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का शासनकाल आता है कि गजनवी, जैसे ही गजनी वंश कमजोर पड़ता है अफगानिस्तान क्षेत्र में, एक यहाँ पर कबीला था, गौर कबीला। कौन सा कबीला, गौर कबीला। गौर कबीला अपनी शक्तियों को क्या करता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी शक्ति प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है। इसका शासक था कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौर कबीले का शासक बनता है, ठीक है। और जो अपनी क्या है, शक्तियों को बढ़ाता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दिल्ली पर शासन था मोहम्मद किसका, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर शासन रहता है और पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, ये टक्कर देने लगता है। अब एक समय ऐसा आता है कि ये गौर कबीले का गौरी शासक बना, इसने अपनी एक शक्ति बढ़ा ली। कबीले का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह, ठीक है, वो कबीला कहलाता है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है और ये किस पर हमला करता है, ये करता है पृथ्वीराज चौहान पर, पृथ्वीराज पर, ठीक है, पृथ्वीराज, ठीक है। ये पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय पे क्या कर देता है, हमला करता है। पृथ्वीराज चौहान पर ये हमला करता है कब, 1191 में। कब, 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, किस किस के बीच में, कहें कि 1100, मैंने कितना लिखा था उधर, 1191 में कौन सा युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, किसका, तराइन का, तराइन, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। पृथ्वीराज, ध्यान रखना किस किस के बीच होता है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर विजय होता है, तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, ठीक है। अब गौरी को समझ आ गया कि पृथ्वीराज चौहान से हम सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते, ठीक है, तो छल कपट का सहारा लिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी ने क्या किया, एक योजना बनाई, प्लान बनाया, ठीक है। तुम सोचो पंचवर्षीय योजना नहीं, ये वाली योजना नहीं, एक अपने अंदर एक क्या दिमाग लगाया और प्लान बनाया, ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना मत ठोक देना कि अरे गौरी ने बनाई थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना क्या है, छोटे पंचवर्षीय योजना ये वाली नहीं, कौन सी, वो अपने दिमाग से बनाई उसने योजना कि क्या किया जाए, कैसे हराया जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन था जयचंद्र, कौन था, कौन था, जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र। ये क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद्र की लड़की थी सहयोगिता, इसको भगा ले गया। इसको ये बात है ना जयचंद्र को बेकार लगी कि तूने ऐसा किया मेरे साथ। तो ये क्या हुआ, जयचंद्र को इसने पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन बना लिया। गौरी ने देखा कि जयचंद्र इसका दुश्मन है, गौरी फौरन आया जयचंद्र के पास कि इधर सुन कि क्या हमसे मिल ले, हाथ मिला ले। तो जयचंद्र ने कहा कि ये तो हम अवसर देख ही रहे थे कि हमें पृथ्वीराज को हराना था और हमारे दिल में बात छुपी है लड़की को भगा के ले जाने वाली, तो वो आज तक क्या है, छुपी हुई है, ठीक है। तो जयचंद्र ने हाथ मिला लिया, फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, 1192 में, अभी ये प्रथम था, अब द्वितीय कर देते हैं, सेकंड युद्ध लड़ा, तराइन का तीसरा युद्ध हो गया, ठीक है, कैसे लिख दो तराइन का। तीसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को तीसरे युद्ध में हरा दिया, तीसरे नहीं द्वितीय युद्ध में, सेकंड युद्ध में हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को क्या करते हैं, ये अपने पास ले जाते हैं, बंदी बना लेते हैं और उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, ठीक है। उनके कवि थे, फिर वो कहानी होती है, कवि बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं कि इतने गज बैठा। और पृथ्वीराज चौहान को क्या शब्द विधि बाण चलाना आता था और एक कहानी के माध्यम से उनके गुरु उनको ये सब बताते हैं और फिर वो क्या करते हैं, शब्द विधि बाण चला देते हैं। शब्द विधि बाण चलाने के बाद क्या होता है कि गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि गौरी की मृत्यु, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि वो जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो रास्ते में उन पर क्या है, कुछ कबीले के लोगों ने हमला कर दिया और इसलिए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो जयचंद्र, अब बात करते हैं किसकी, हम जयचंद्र की, ठीक है, राइटिंग में सही नहीं लगता शायद। अब बात कर लेते अपन जयचंद्र की, ठीक है, कि जयचंद्र ने किसका साथ दिया, गौरी का। किसने दिया था, जयचंद्र ने। तो अब जयचंद्र को निपटवा देते हैं, ठीक है। फिर गौरी ने कहा कि जब तू अपने दामाद का नहीं हुआ, ठीक है, तू अपनी बेटी का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। फिर गौरी क्या करता है, 1194 में, कहाँ, 1194 में जयचंद्र के साथ एक युद्ध लड़ता है, उसे बोलते हैं क्या, चंदावर का युद्ध। कौन सा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में किस किस के बीच होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हो जाता है। कौन सा, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद्र की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और इस प्रकार गौरी ने फिर क्या कर लिया, भारत पर कब्जा जमा लिया। अब जहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका जो उद्देश्य था गौरी का, वो कैसा था, तो गौरी का उद्देश्य उनके विपरीत था। जैसे कि हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम है और गजनबी, महमूद गजनबी थे, उनका उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और क्या करना था, मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का स्थापना, विशाल साम्राज्य क्या करनी थी, स्थापना करनी थी, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य था कि भारत पर क्या करना था, राज्य करना इसका उद्देश्य था, ठीक है, राज्य करने का इसका उद्देश्य था। सही कर लेते हैं, इसी उद्देश्य से ये आया हुआ था। ये तो खत्म हो गई यार,
मिटा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो 1191 प्रथम युद्ध हुआ, 92 में द्वितीय युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध खत्म करा दिया। ठीक है, तो जो गौरी था, गौरी, तो गौरी ने क्या किया, जहां पर मुस्लिम साम्राज्य की क्या स्थापना की। तो गौरी को क्या बोलते हैं? मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? गौरी को। लिखेंगे मुस्लिम साम्राज्य का, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक क्या माना जाता है? संस्थापक। किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, थोड़ी लाइन और लिखनी थी कि जब गौरी ने हमला किया भारत पे, तो सबसे पहले, ठीक है, अलग से लिख ले, छूट गया है, इसको बताने से पहले बताना था। तो 1175 में मुल्तान पर हमला किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद फिर किया कब? 1178 में गुजरात पर। किस पर? गुजरात पर। गुजरात पर कब किया? 1178 में। यहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड। ठीक है, भीम या मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड का शासन था। मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय ने क्या किया? गौरी को हरा दिया। गौरी को हरा दिया तो क्या हुआ? इसको हरा दिया। किसको? गौरी को। भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने। ठीक है, ठीक है। अब हराने के बाद क्या किया? बाद में से छोड़ दिया, दया आ गई कि चलो छोड़ो यार, छोड़ दिया। बाद में आकर फिर देखो भारत में कब्जे जमा लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और जगह जगह हमले किए। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जयचंद को हरा दिया। और फिर इसका एक सेनापति था, कौन? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी। ये आधा ता बनेगा, ठीक है, और आधा बा। बख्तियार खिलजी जिसने पूरी भारत को जीता। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय को क्या किया? बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। यानी पूरी भारत पर हमला किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, वो किसने किया था? कहा बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी हो गया, मुस्लिम धर्म का संस्थापक हो गया। 1975 में मुल्तान पर हमला किया। 1178 में गुजरात भीमद्वितीय से हार गया था। ठीक है, फिर गौरी को फिर पृथ्वीराज चौहान से भिड़ गया था। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी क्षेत्र में हमला किया। और बाद में जब गौरी अपने गृह प्रांत चला गया था, किसको साम्राज्य देकर चला गया? ऐबक को। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या अपना साम्राज्य देकर ये अपने गृह प्रांत चला जाता है। फिर ऐबक क्या करता है? इसका गुलाम था गौरी का, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहाँ से ऐबक क्या करेगा? गुलाम वंश की शुरुआत करेगा और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली जो सल्तनत है वो 320 कितना 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत चलेगा। इसमें 5 वंश रहेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा 1206 से स्टार्ट होगा वो 1526 तक। बाबर और इब्राहिम लोधी का 1526 में युद्ध होगा, वहाँ पर ख़त्म होगा। वहाँ पर 4 युद्ध होंगे। ठीक है, घाघरा का, चंदेरी का, खानवा का। ठीक है, वो युद्ध होंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा, वो देखेंगे मुगल वंश। मुगल वंश के बाद हम देखेंगे क्या आगे? आधुनिक हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं।